नमस्कार बच्चों। आज हम राजनीति विज्ञान के ही कक्षा 12वीं का, जिसका हमने एक वीडियो पहले बना चुके हैं, दो ध्रुवीयता का अंत, इसके एक लाइन वाले प्रश्नों के उत्तर हमने बना दिया है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। आज हम इसी अध्याय के बड़े प्रश्नों के उत्तर बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी आपकी जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। दूसरी बात है बच्चों कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। क्या है, यदि आप लोग ये सब नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। हम केवल आपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और दूसरे लोगों को भी, ये अपने रिश्तेदारों को, साथियों को भेजें। यानी आपको राजनीति विज्ञान में इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर इतने से क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। न तो आपको कोई सीरीज खरीदनी पड़ेगी, न किसी प्रकार की कोई भी चुटका पुर्जी आदि की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। तो चलिए देखते हैं, ये आपका भाग 2 है। देखिए, पर आपका इसमें पहला प्रश्न है कि शीत युद्ध क्या है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि शीत युद्ध जो होता है दो गुटों में आपस में अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से लड़ा जाता है, वो युद्ध कहलाता है। लेकिन अपनी बात यहाँ हो रही है जो वो शीत युद्ध की हो रही है। तो इसका उत्तर देखिए, शीत युद्ध का उत्तर है क्या? युद्ध ना होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थिति, राजनीतिक अविश्वास एवं वैचारिक मतभेद ही शीत युद्ध कहलाता है। बच्चों, बड़ी ही समझने की बात है कि युद्ध नहीं हो रहा है, युद्ध जैसे परिस्थिति है, यानी युद्ध हो नहीं रहा है लेकिन युद्ध जैसे परिस्थिति है। राजनीतिक अविश्वास है, यानी लोगों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। और वैचारिक मतभेद, सबसे मेन आपका जो है वो है वैचारिक मतभेद ही शीत युद्ध कहलाता है। सीधी सी बात यदि हम कहें कि व्यक्ति की अस्त्र शस्त्र के माध्यम से लड़ाई न होकर के केवल बातों बातों से जो लड़ाई होती है उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। बाकी आपको इससे समझ में ही आ जाएगा कि युद्ध ना होते हुए भी युद्ध जैसे परिस्थिति, राजनीतिक अविश्वास एवं वैचारिक मतभेद ही शीत युद्ध कहलाता है। आप लोग चाहें तो ये समझ सकते हैं कि बातों बातों में ही लड़ाई होना शीत युद्ध कहलाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। शॉक थेरेपी क्या है, यानी इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, यानी इस प्रश्न को आप कभी भी छोड़ने की कोशिश मत करिएगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर अपन समझ लेते हैं कि रूस मध्य एशिया के गणराज्य जो पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर से संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया जिसे शॉक थेरेपी कहते हैं। इसका अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। बच्चों समझिएगा कि जो शॉक थेरेपी है वो रूस, ये आपको 3 चीजें, मेन 3 चीजें हैं। यदि आप इन 3 चीजों को याद कर लेते हैं अच्छे से तो आपको ये बन जाएगा। तो रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप, ये 3 चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी कि रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में, यानी इन देशों में रूस, एशिया के गणराज्य, मध्य एशिया के और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर से, पूंजीवाद कौन था? अमेरिका, अमेरिका की ओर से संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया, यानी संक्रमण फैलाने का एक मॉडल अपनाया गया जिसे शॉक थेरेपी कहते हैं और उसी मॉडल का नाम रखा गया शॉक थेरेपी।
इसका अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। जैसे कि शॉक थेरेपी का अर्थ यहाँ है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी शाब्दिक अर्थ यदि पूछता है तो बस इतना सा ही बताना है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को पहले मार दिया जाता है, उसे डंडों से कुचल दिया जाता है, फिर उसको उपचार करना, वही शॉक थेरेपी कहलाता है। आगे देखिए, इसे विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपनाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ कि इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा अपनाया गया है। आगे की अगला प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें ये भी भारी एमपी क्वेश्चन है ये। और सोवियत प्रणाली की विशेषताओं के बारे में प्रश्न ये हमेशा आता है परीक्षा में। तो सोवियत प्रणाली क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो देखिए, आपको ज्यादा कठिन विशेषताएं नहीं है। अब आपको 4 केवल विशेषताएं याद रखनी पड़ेंगी। तो देखिए, पहली विशेषता की ओर बढ़ते हैं अपन। सोवियत प्रणाली की विशेषताओं को इस प्रकार समझ सकते हैं। पहली विशेषता, सोवियत प्रणाली की राजनीति का केंद्र कम्युनिस्ट पार्टी थी। यानी सीधी सी बात है, जो सोवियत प्रणाली थी उसकी राजनीति का जो केंद्र था वो कोई नहीं था दूसरा, केवल एक ही थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। यानी सोवियत प्रणाली में आप कम्युनिस्ट पार्टी को ही याद रखें। दूसरा जो है, ऊर्जा के विशाल संसाधन थे। सोवियत प्रणाली में खनिज तेल, मशीनरी और भी ऊर्जा के विशाल संसाधन थे। तो ये दूसरी, यानी ऊर्जा के विशाल संसाधन। तीसरा है, सोवियत प्रणाली में बुनियादी सुविधाएं थी। ये याद रखिएगा आप कि सोवियत प्रणाली की तीसरी विशेषता है कि इसमें बुनियादी सुविधाएं थी। जैसे शिक्षा की सुविधा थी, बच्चों की देखभाल की सुविधा थी, लोक कल्याण की सुविधा थी, है ना। और उसके बाद चौथी विशेषता थी कि भूमि में राज्य का नियंत्रण था। पहली आईएमपी विशेषता है इसकी कि सोवियत प्रणाली में की जो चौथी विशेषता थी वो थी कि भूमि में राज्य का नियंत्रण था। किसी निजी स्वामित्व का नहीं था, किसी निजी व्यक्ति का नहीं था, बल्कि किसका था, राज्य का नियंत्रण था। तो इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन, जो इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस अध्याय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखो। यानी सोवियत संघ का विघटन कब हो गया, कैसे हो गया, ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो आज अपन सोवियत संघ के विघटन के कारणों के बारे में समझेंगे कि ऐसी क्या स्थितियां आ गई थी जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो देखिए, सोवियत संघ का विघटन के कई कारण थे, लेकिन अपन को केवल अपन परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन अपन याद करेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है उतना आप लोगों को सरल भाषा में कोशिश की गई है। तो देखिए, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। सोवियत संघ में आपने अभी पढ़ा कि सोवियत प्रणाली की राजनीति के केंद्र जो था वो था कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था। 70 साल तक शासन करने वाली पार्टी से जनता खुश नहीं रही। यानी सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण था कम्युनिस्ट पार्टी। यानी जो पार्टी 70 साल शासन कर ली उससे जनता खुश नहीं थी, और जब जनता खुश नहीं थी तो उसने कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट करना बंद कर दिया। इसी कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। दूसरा है परमाणु हथियारों पर खर्च। स्वाभाविक सी बात है, देखिए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। परमाणु हथियारों पर अधिक खर्च करने के कारण सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और विघटन हो गया। देखिए, जब हमारी आय होगी जितनी, उससे ज्यादा अपन खर्च करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगी। कोई भी व्यक्ति हो जिसका आय के आधार पर यदि व्यय ज्यादा हो जाएगा, खर्च ज्यादा होगा,
तो उसका पतन संभव। वही स्थिति हुई है सोवियत संघ की। तो वही स्थिति सोवियत संघ की हुई है, यानी परमाणु हथियारों पर अधिक खर्च कर दिया सोवियत संघ ने, इस कारण से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तीसरा है बोलने की स्वतंत्रता। यह बहुत ही विचित्र पॉइंट है। सोवियत संघ के विघटन का जो कारण था वो था बोलने की स्वतंत्रता। इसको राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने जनता को एक स्वतंत्रता दे दी कि आपको यदि शासन कोई गलत काम कर रही है तो आप बोल सकते हैं। तो देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा कि सोवियत संघ के विघटन का यही भी कारण था कि सोवियत संघ में राष्ट्रपति गोर्बाचेव द्वारा बोलने की स्वतंत्रता दी गई। यानी राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने बोलने की स्वतंत्रता दे दी तो लोगों के मन में यदि शासन के प्रति कोई गलत फहमी आती थी तो वह शासन का विरोध करने के लिए भीड़ इकट्ठा करने लगी। अगला था कम औद्योगिक विकास। सोवियत संघ के विघटन का यह भी कारण था कि वह औद्योगिक विकास नहीं हुआ था। यानी सोवियत संघ के विघटन का जो लास्ट कारण था वो था कि सोवियत संघ में उद्योगों का विकास नहीं हुआ। और स्वाभाविक सी बात है, जिस देश के उद्योगों का विकास नहीं होगा तो वहां विघटन संभव ही है। तो दोस्तों आज ये क्वेश्चन आपको एक परीक्षा की दृष्टि से ही, इस अध्याय के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन अपन केवल उन क्वेश्चनों को आप लोगों को बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, अपने दोस्तों को पढ़ाएंगे, अपने सहपाठियों को पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो निश्चित है कि इनके माध्यम से ही आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।